हेलो बच्चों, हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी है क्लास में। और अब हम लोग इतना तो स्टडी कर चुके हैं कि उस कैलकुलस का एप्लीकेशन हमने फिज़िक्स में पढ़ा है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपसे को पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को आपने dx/dt से पढ़ा। इसको आपने एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया वेलोसिटी, है ना। फिर आपने आगे चल के ये भी पढ़ा कि हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो dv/dt आ गया, जिसको आपने एक्सेलेरेशन बोला। ना केवल इतना, आपने जो ग्राफ लिया उसके स्लोप को देखा। स्लोप को आप dy/dx लिखते थे, है ना। जो आप कर्व ड्रॉ करते थे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे dy/dx, और आप काफ़ी कुछ उससे फैमिलियर हो चुके हैं, है ना। एक तरीके से डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि आप बेसिक पे बात करें तो कुछ इस तरीके से बात आती है कि आपने जो आउटपुट का चेंज है वो dy, इनपुट जो आपका x है उसको चेंज किया, दोनों के जो चेंज का रेशियो उसका आपने बच्चे dy/dx बोला। और कई तरीके से dy/dx हो सकता है, dx/dt हो सकता है, dv/dt। अब अगर कोई पूछे सर डिफरेंशिएशन, तो एक तरीके से आपने डिवाइड किया चीज़ों को। इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, है ना। ये बेसिकली कुछ ऐसा है कि कुछ जोड़ते जाना है और उससे कुछ पूरा बनाना है ना। जैसे अगर कोई पूछे कि वॉल्यूम लिया और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो dv, और मैं छोटे छोटे वॉल्यूम्स को ऐड करता जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे v। तो मुझे इंक्रीमेंटल जो चेंजेस लाने हैं छोटे छोटे करके, उनको ऐड करके कंप्लीट वैल्यू बनानी है, ठीक। तो देखो, अगर कोई पूछे कि भाई मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि भाई इंटीग्रेशन है क्या, तो मैं आपको अगले एग्जांपल से बताऊं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है ना। एक तरीके से आपने जो कॉइन लेते हैं ना, उसका हेड टेल लेते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। आपने वॉल्यूम को डिवाइड करना है, ये dv। और अगर मैं ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स को बच्चे एक बार इकट्ठा करके जोड़ता जाऊं तो क्या मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv जो होगा, बेसिकली को पूछे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये जो सम सिंबल है, ये सिंबल है इस चीज़ का कि आपको एडिशन करना है, छोटे छोटे एडिशंस को ऐड करना जाना है। सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स जो आपने क्यूब के लिए जोड़ते जाएंगे तो एक v बनेगा। तो डिवाइड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्लियर। तो अगर मैं बच्चे बात करूँ, ये कई तरीके से तुम समझ सकते हो। इंटीग्रेशन में अगर बात की जाए तो टोटल 3 चीज़ें आती हैं। एक बच्चे आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन लेंगे तो उसमें एक सिंबल आएगा, उसके साथ एक फंक्शन आएगा, और उसके साथ एक dx करके आएगा टर्म, जो कि बताएगा आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम हो सकता है, रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम हो सकता है, इंटीग्रेशन फंक्शन dx। आप इसे ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द x, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ शायद ऐसी बात रही होगी, ऐसे। अगर कोई पूछे तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक फंक्शन और उसके साथ d के साथ एक वेरिएबल जो आपको बताएगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। ओके, तो ये हमेशा हमारे पास डिस्कशन आता है। तो अगर आपसे पूछे कोई इंटीग्रेशन ऑफ sin x अगर खाली लिखता है ना, तो आपने इंटीग्रेशन लिखा, सिंबल लिखा, sin x लिखा और dx नहीं लिखा, तो फिर बच्चे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx तो बात बनती है ना। तो अगर मैं छोटी सी बात करूँ कि भाई जब हमने कैलकुलस पढ़ी थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके एक ही सिक्के के दो पहलू, है ना। तो डिफरेंशिएशन में जो आपने काम किया था उससे डेरिवेटिव निकाला था, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, उससे वो रिवर्स ऑफ फंक्शन फिर से वापस लेंगे। ओके, तो देखा जाए क्या डिस्कशन आता है यहाँ पर। तो जब आपने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था तो आपके पास एक सिंबल था एफ प्राइम एक्स,
आप एफ प्राइम एक्स लिखते थे बच्चे यहाँ पर, और ये बताता था कि आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। आप अगर इसे ठीक से लिखोगे तो डी एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे, तो एफ प्राइम एक्स डी एक्स, सिंपली डी एक्स को आपने इधर ट्रांसफ़र किया। डी एफ एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स, डी एफ एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करें, डी मतलब छोटा सा चेंज इन एफ एक्स, इंक्रीमेंटल चेंजेस को ऐड करते जाइए, तो अब आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसे दोनों रिवर्स ऑपरेशन है, कैंसिल हो गए, एफ एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स डी एक्स आ गया। टेक्निकली तुम ऐसे देखो तो ऐसे बोल सकते हो कि तुम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ प्राइम एक्स, और एफ प्राइम एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स। क्लियर? तो ये हमारे पास डिस्कशन बेटा यहाँ पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा यहाँ पर, तो छोटा सा एक रूल सीखें, है ना। रूल ये है कि अगर आप एक्स टू पावर एन डी एक्स को इंटीग्रेट करें, एक फंक्शन है, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स टू पावर एन डी एक्स का, तो आंसर क्या आएगा, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ये ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। डिफ्रेंशिएशन में पावर मल्टीप्लिकेशन में आती थी, एक कम हो जाती थी, यहाँ सब उल्टा, पावर एक से बढ़ जाती है और नया नंबर डिवीज़न में आ जाता है। ये फॉर्मूला चलेगा आपका, लेकिन केवल एक नंबर को छोड़ के n इक्वल टू माइनस वन पर नहीं चलता है। ठीक, तो एक्स टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सा हो गया, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। ओके, ये फॉर्मूला आपका चलेगा, n इक्वल टू माइनस वन पे नहीं आता। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन में अगर आपका कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तो आप उसे बाहर कैरी कर सकते हो। ये c बाहर कैरी किया, c यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ गया आपके पास। तो अगर मैं इन दोनों डिस्कशंस को लेके आगे बढ़ूँ, मुझे कोई छोटा सा क्वेश्चन को यहाँ पे देता है, मान लेते हैं इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बताइए। तो आपने कहा मेरे पास इंटीग्रेंड भी है, मेरे पास फंक्शन सिंबल भी है और डी एक्स क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स को पूछे तो कितना होगा, एक्स ऊपर एन डी एक्स बच्चे मैंने आपको बताया, जो पावर है उसको एक से बढ़ा दीजिए और यहाँ पर एक से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। कल को हो सकता है मेरे पास आंसर बच्चे 6x टू द पावर 5 dx भी पूछा जाए। सबको पता है x टू पावर 5 एक वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, उसको बाहर कैरी कर लीजिए। x टू पावर 5 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। तो आपका आंसर 6x टू द पावर 6 डिवाइड बाय 6 कैंसिल। और आप एक चीज़ बच्चे जो मैंने आपको प्रॉमिस करी, मैंने बोला कि जो इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट करके आंसर आता है, आंसर को डिफ्रेंशिएट करके आपको हमेशा इंटीग्रेंट मिलेगा। कैसे, एक बार एक्स क्यूब बाई 3 का डिफ्रेंशिएशन करिए, 1 बाई 3 बाहर कैरी हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है ना। तो जो आंसर होगा बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको हमेशा इंटीग्रेंट मिलेगा। एक्स टू पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन सबको याद होगा, 6x टू पावर 5 था। अब बच्चे ज़रूर नहीं है एक्स हो सकता है कल को आपको ऐसे लिख दे टी टू पावर 5 बाई 6 dt, ठीक है। पर कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, जो डी के साथ वेरिएबल आएगा वही यहाँ पे होना चाहिए, उसका फंक्शन होना चाहिए। तो टी पावर 5 6 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी टू पावर 5 बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 बाई 6 प्लस 1। ओके, तो वैल्यू किसके करोगे, टी टू पावर 11 बाई 6, ये 11 बाई 6 और 6 बाई 11 टी टू पावर 11 बाई 6। आप करके देखिए, इस सम को डिफ्रेंशिएट करिए तो आपका 11 बाई 6 कॉमन आएगा, 5 बाई 6 बचेगा और 11 बाई 6 6 बाई 11 से कैंसिल होकर इसका डिफ्रेंशिएशन आपका इंटीग्रेंड आएगा। तो आंसर को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलता है, इंटीग्रेंड। क्लियर? तो फिर से देखें एक बार, तो एक्स टू पावर 5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलो एक्स टू पावर 6 बाई 6। क्लियर? अब बच्चे एक हैबिट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने पे मुझे जो टर्म मिलता है, टर्म को डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे इंटीग्रेंड वापस मिलेगा। जैसे एक्स टू पावर 7 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू पावर 8 बाई 8, और एक्स टू पावर 8 बाई 8 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स टू पावर 7। एक्स टू पावर 5 बाई 3 का इंटीग्रेशन सब बता सकते हैं कितना होगा, तो एक्स टू पावर 5 बाई 3 का इंटीग्रेशन बोलिए बच्चे कितना होगा, 5 बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 बाई 3 प्लस 1। ये वैल्यू आपके पास बच्चे 3 बाई 8 एक्स टू पावर 8 बाई 3। और फिर देखो, अगर तुम इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये आंसर वापस मिलेगा, 3 बाई 8 कॉमन, 8 बाई 3 बाहर आ गया,
और 8/3 -1 करोगे 5/3, 3 कैंसिल कैंसिल, तो x 5/3। ऐसे आप रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। 1/√x को x -1/2 लिख लीजिए, तो आप कर सकते थे। पर अगर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ x 7/2 बताइए, तो आप कहोगे सर ये मेरे बस की बात नहीं है, ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है ना। तो ये जो हमने बच्चे छोटा सा डिस्कशन रखा है, इसमें मैं इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाने का मेरा पर्पज़ नहीं है। एज अ टूल आपको इतना आ जाए कि आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको उठा पाएँ। आपको पूछे इंटीग्रेशन ऑफ भाई यहाँ पे बताइए क्या हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² किसको इंटीग्रेट करें, क्या इंटीग्रेट करें जिससे x² आ जाए, है ना। उल्टा भी तो सवाल बन सकता है। तो आप कहोगे सर ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेंट आ जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू x², है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx इक्वल टू, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 कॉमन x/2+1 डिवाइड बाई 2+1 x³। तो आप ऐसे बच्चे पावर वाले डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट याद हो, तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आज भी कहानी बदली नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स लिखेंगे, तो भाई आपने एफ एक्स जी एक्स के सम को इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट को सम कर दीजिए। भाई x² + 1/x² dx आता है, मेरी बात समझो। यहाँ पे तो आपस मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे छोटा सा। अगर कोई तुमसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ x² + x³ dx बताइए, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन। आप कुछ नहीं करेंगे, x² को अलग से लिखिए, x³ जो एडिशन में दूसरा टर्म है, दोनों को सेपरेटली करके इंटीग्रेट कर दीजिए। जब सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो x² dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³/3, और x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ 4/4। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे तो x² + 1/x² का, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 आपने पढ़ा है, और x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻2+1 डिवाइड बाई -2+1, ये आंसर आएगा। और आप फिर से देखो, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो सही, आपको इंटीग्रेंट मिलेगा। क्लियर। तो अगर कोई पूछे से इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है बच्चे जिसमें हम लिमिट्स नहीं रखते हैं, इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग लिमिट प्लेस करते हैं, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर। तो अगर आपका इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट है, तो हम लोग एक रिचुअल की तरह, एक जैसे बोलते हैं एटिकेट की तरह, जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे कि पूछे कि आपने इंटीग्रेशन किया, तो कोई भी इंटीग्रेशन आप करिए बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, छोटा सा देखिए, ये इंटीग्रेशन बच्चे आपने किया x² dx, तो आप आंसर इसका चाहें तो x³/3 लिख सकते हैं, पर आप एटिकेट्स के फॉर्म में इसे c लिखते हैं। एक ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीज़न बच्चे बहुत सिंपल। जब आपने इन टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया था पिछले चैप्टर्स में, है ना, तो ये c एलिमिनेट हो जाता था। तो जब डिफ्रेंशिएट करते तो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते थे, 6, 5, 10 जो भी थे वो गायब हो गए। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो उन कांस्टेंट्स को आपको एज अ रिस्पेक्ट लगाना पड़ेगा कि शायद भाई, क्योंकि x³/3 का डिफ्रेंशिएशन x² होगा, x³/3 + 10 का डिफ्रेंशिएशन भी x² होगा, तो तुम्हारे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना एक तरीका माना जाता है। जैसे कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, उसका बेसिक रीज़न है, x³ का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3x², x³/6 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भी कितना आएगा, 3x², x³/10 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भी कितना आएगा, 3x²। इसका मतलब x³ के साथ जितने कांस्टेंट से डिफ्रेंशिएट करो, आपका आंसर 3x² आना। तो 3x² को इंटीग्रेट करने पे आने चाहिए ना वापस। तो भाई वो कांस्टेंट क्या था किसी को नहीं पता, पर 3x² dx का इंटीग्रेशन आगे से आप x³/3 × 3 + c लिखेंगे। जैसे 7x⁶ + 8x⁷ dx का इंटीग्रेशन करें, तो 7 कॉमन x⁶ + 1 डिवाइड बाई 6 + 1, 8 कॉमन x⁷ + 1 डिवाइड बाई 7 + 1 दिख रहा है, और एक कांस्टेंट बच्चे लगा दिया। सो 2 इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट लगाने बच्चे, एक कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना। आप फिर से देखना, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आप बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसका डिफ्रेंशिएशन ये टर्म होगा, करके देख लीजिए, है ना। तो x⁷ + x⁸ + 6 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 7x⁶, 8x⁷ + 0। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट गायब हुए थे उनका हमें इंटीग्रेशन वापस चाहिए। अब आपसे को जैसे t² प्लस इस तरीके से एक टर्म आ जाए, दिख रहा है t² + c,
अब 3 इंटीग्रेशन है, तो आप टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए बच्चे, दिख रहा है यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 पक्का, टी टू पावर 1/3 डी टी का इंटीग्रेशन टी टू पावर 4/3 डिवाइड बाई 4/3 ये आ गया, और 2t डी टी का इंटीग्रेशन तो आपका टी स्क्वायर प्लस सी, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ये टर्म आया ना बच्चे। एक कांस्टेंट आपको लगाना है। कभी कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होगा, तो कोई बच्चा चालाकी से बोल देगा पुराने वाले में, सर आप ही ने सिखाया दोनों उल्टे होते हैं, डिफरेंशिएशन डीएक्स था, डिवाइड किया इंटीग्रेट किया तो एक्स आना चाहिए। आएगा बच्चे, देखो इंटीग्रेशन डीएक्स को क्या लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 को क्या लिख दो, एक्स टू पावर 0 लिख दो, एक्स टू पावर 0 वो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 इक्वल टू, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, जो हमने चैप्टर के शुरू में बात करी। फिर से देखो बच्चे, कई तरीके से सब बच्चे हमने आपसे सीखा हुआ है। मैं एक बड़ा सा कंटेनर लूँ यहाँ पर, है ना, इस कंटेनर में एक टैप ओपन कर दूँ, यहाँ से बूंद टप 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 कर रही है। ये जो बूंदे हैं ये छोटे से नेग्लिजिबल साइज़ के हैं। अगर मैं इनको इंक्रीमेंटल एडिटिव वे में फिर से ऐड करूँ किसी दूसरे कंटेनर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन, और दूसरे कंटेनर में पानी इकट्ठा होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो सारे छोटे छोटे वॉल्यूम को ऐड करके वी आएगा ना बच्चे। केवल एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस 4। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो इंटीग्रेंड है वो जिस क्वांटिटी का फंक्शन है वो ये सेम होने चाहिए, आर के साथ आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस 4 डी आर का आंसर कितना हो जाएगा, चलिए अलग अलग सॉल्व करिए। आर स्क्वायर डी आर है ना, आर स्क्वायर डी आर का आंसर आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब डी आर का आंसर बच्चे आर टू द पावर 4/4, 4 डी आर का आंसर 4r प्लस सी। ठीक है, ऐसे आपने बच्चे यहाँ पे सॉल्व किया। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप इसे ऐसे लेके चलते हैं। तो इंटीग्रेशन में बच्चे रूल्स बहुत सारे हैं। मेन रूल आपका बच्चे ये जो पावर रूल याद रखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इक्वल टू एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो भाई देखा जाए कल को ये सवाल आ जाए कि भाई एफ प्राइम एक्स को इंटीग्रेट करते तो एफ एक्स आता है, पर हम लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आंसर में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, बुद्धि जो आपने लगाई उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालिए। ये आंसर होता है बच्चे जब आप इसको सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो क्या आता है बच्चे, वैल्यू आती है, फंक्शन आता है, और जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो लिमिट आती है। बस इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक छोटे से एग्जांपल से देखें, 3x² का dx का इंटीग्रेशन, आप ये सब भूल जाइए क्या है, 3x² dx का इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, x3। अब आपको अगर इसका लिमिट के साथ सॉल्व करना है तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4³ आ जाएगी, लोअर लिमिट 2³ होगी, 64 - 8 56। तो ये वैल्यू को अगर मैं विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करता तो मेरे पास आंसर फंक्शन में आता, विद लिमिट मेरे को वैल्यू मिलेगी। x -1/2 dx का आंसर बताइए क्या बनेगा, तो आप बोलोगे x -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1 2√x। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 × √25 - √9 आपके 5 - 3 के अकॉर्डिंग 4 आ गया। कैसे बच्चे क्वेश्चन बनाइए, आपको बात मिलती जाएगी। क्लियर। अब कल को ये सवाल आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3x dx दीजिए, तो इंटीग्रेशन x² + 3x dx का सबको आंसर बच्चे अब रट गया होगा, x³ / 3 + 3x²/2 है ना। तो x³ / 3 + 3x²/2 दो आंसर आए। एक बार अपर लिमिट रखिएगा, लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1/3 6³ - 3³, ऐसे 3/2 6² - 3²। तो ये आंसर बच्चे आपके पास आता है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, sin x का इंटीग्रेशन को पूछे तो क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन बच्चे अच्छे से ध्यान रखना क्या होता है। तो आपको क्या सिखाया, आंसर को डिफरेंशिएट करिए तो इंटीग्रेंड आना चाहिए। तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस तो है ही है, cos x का माइनस sin x आता है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x और cos x का डिफरेंशिएशन sin x। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलिए cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता था उसमें माइनस और लगा दी, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस sin x। क्लियर। फिर आपने लिमिट रखी, यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे sin x dx में माइनस cos x लिखा, cos π - cos 0, ये 2 आ गया। अब कैसे भी सॉल्व करिए।
अब बच्चे इसमें देखो क्वेश्चन में तो देखो कोई लिमिट नहीं है हमारे पास ना, क्वेश्चन आप करना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। आपने कहा चलो ठीक है क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। भाई आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया यहाँ पे, देखिए ये आपने इंटीग्रेशन लिखा बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया और लिमिट रख दी बच्चे 2 to 4, है ना। सबको पता है वैल्यू कितनी हो जाएगी, x³/3। लिमिट 2 to 4 लिखोगे तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, 4³ - 2³। 4³ कितना होता है बच्चे, 64 - 2³ कितना होता है 8, 50 60/3। ठीक, तो आपको ये बात क्लियर है कि भाई इंटीग्रेशन में हमें बेसिकली लिमिट रखने पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बच्चे बात आती है जब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने को लेके चलते हैं तो ये ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। भाई ये बात सबको पता है, ये इंटीग्रेंड होता है, डी के साथ एक वेरिएबल आता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कुछ मतलब नहीं होता, मैंने पहले बताया। बच्चे हुआ क्या, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊँ, एक छोटी सी कहानी यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा। आप ऐसा करिए, यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, ये एक y आ गया, ये आपके पास x और y बना दिया, दिख रहे हैं। जब बच्चे आपने बनाए यहाँ पर तो आपने कहा देखिए सर ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ बच्चे आपने बताया ये y x में। तो अब मैं आपसे छोटी सी बात करूँ, अभी कभी ऐसी दुविधा आन पड़ेगी सर ये एरिया बताइए। अब भाई ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये एरिया सबको दिख रहा होगा, ये एरिया बच्चे आपके पास आया यहाँ पर, इसको आपने देखा भाई ये एरिया ना ट्रायंगल है ना ट्रेपेजियम है, ये तो कुछ कर्व के बीच में आ रहा है बाउंडेड एरिया, तो कैसे निकालें। तो मेरा कहना ये था भाई आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि इस जगह आप क्या करिए, इसको छोटी सी पट्टी सोचिए। जब इसकी छोटी सी पट्टी सोचोगे तो इस पट्टी की हाइट कितनी हो जाएगी y, और इस पट्टी की विड्थ कितनी होगी dx। इस पट्टी को अगर मैं dA एरिया का मानूं तो मेरा एरिया हो जाएगा y dx। ये जो शेडेड एरिया है जो आपने बनाया हुआ है बच्चे, ध्यान से देखो, ये क्या होगा, सारी ऐसी कई सारी पट्टियों का समेशन आएगा। तो भाई यही तो सिखाया, समेशन करिए। जब आप समेशन करोगे तो टोटल एरिया आएगा। समेशन को क्या लिखोगे, समेशन ऑफ dA, ये सिंबल सिग्मा भी समेशन होता है, इंटीग्रेशन भी। बस सिग्मा में क्या है, आपके जो एडिशन है उनमें कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के साथ एडिशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखा। अब बच्चे को पूछे कि भाई ये एरिया बताइए, तो आप पहले पूछे भाई कहाँ से कहाँ तक, तो आप लिमिट रख दोगे x इनिशियल टू x फाइनल। तो क्या एरिया पक्का हो गया। तो जब कोई ऐसे लिखता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम xi टू xf, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बता रहा है भैया एरिया कितना है, किसका, एरिया ऑफ कर्व, किसके साथ बाउंडेड, बाउंडेड बाय x एक्सिस, बाउंडेड विद x एक्सिस, ओके, बाउंडेड विद x एक्सिस फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। क्लियर, ये बात है। तो इस बात को हम चलो फिर से देखें। तो वही बात बच्चे मैंने आपको बताई कि भाई ये जो आपने स्ट्रिप बनाई थी इसका एरिया कुछ आएगा, एरिया हो जाएगा y dx, दिख रहा है यहाँ पर, और टोटल सम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल fx विद x एक्सिस। अब ध्यान से मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया था। टेक्निकली बच्चे अगर देखोगे तो ये ट्रेपेजियम जैसा बनेगा। ट्रेपेजियम का एरिया सबको क्लियर है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड y दूसरी साइड y प्लस dy, दूरी उनके बीच की dx। तो 2y प्लस dy इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 से अंडर मल्टीप्लाई किया, y के सामने dy छोटा था और dy बाई 2 तो और भी छोटा था, y dx आ गया। तो dA की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ dA की वैल्यू क्या है, y dx। इस पत्ती का एरिया y dx, रेक्टेंगल जैसा भी सोच सकते थे। टोटल एरिया क्या होगा, समेशन। तो आप अच्छे से ध्यान रखना आगे से, जब डिफरेंशिएशन की बात आई थी तो ये क्या था, स्लोप, और इंटीग्रेशन की बात आएगी तो क्या था, एरिया। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कि भाई आपसे बोला गया फाइंड
एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x प्लस 4 with x axis from x इक्वल टू 6 टू x इक्वल टू 9, है ना, ऐसे बोल दिया गया। ठीक है भाई, एरिया बताइए। तो आपने कहा सर ठीक है, हम लोग अगर थोड़ा सा जांच पड़ताल करें तो पता लगता है कि ये जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 है ये लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रिलेशन में y इक्वल टू x प्लस 4 में x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4, और ये आपका x इक्वल टू 1 रख दो तो y इक्वल टू 6, ऐसे मान लो 2 पॉइंट रख दो यहाँ पर, है ना, और ऐसे ज्वाइन कराते ले जाइए। ये कब बच्चे आ गया, मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 4। आपको पूछे सर एरिया कहाँ से, तो x इक्वल टू 6 मान लेते, कहीं यहाँ पर है, x इक्वल टू 9 सर कहीं यहाँ पर है। सर ये एरिया बताइए, दिख रहा है बच्चे, सर खेत का एरिया बताना है 6 से 9 के बीच में, और ये हाईवे जा रहा है, और एक हाईवे इधर एक हाईवे इधर, और 6 से 9 के बीच में जो खेत आ रहा है, सर इसका एरिया बताइए। आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर, ये बच्चे एरिया निकालना है। तो एक बच्चे ने कहा सर इसके लिए तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं। मैं भी नहीं कह रहा इसके लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे इस बार आपका लीनियर रिलेशन है तो सारे शेप्स पे बात बन जाएगी। जरा ध्यान से देखिए इस एरिया को बच्चे, मैं अगर ए लिख दूँ तो बताएंगे एरिया ए किसके इक्वल होगा। एरिया हो जाएगा बच्चे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप बिटवीन द। एक्स इक्वल टू 6 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे रखते हो तो 6 इंटू 2 यहाँ पे रख के देखो, 6 इंटू 2 प्लस 4 तो 16 आएगा, तो एक्स इक्वल टू 6 पे 16। एक्स इक्वल टू 9 पे वैल्यू रख के देखो तो 9 इंटू 2 18, 4 22 आ गया। क्लियर, सिंपल ना। और हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स पढ़ते हैं तो 22 और 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 38। और गैप कितने का हो गया इनके बीच का, सर 3 और 6 कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर 3 आ गया यहाँ पर गैप, तो आंसर कितना हो गया, हाफ 38 इंटू 3, सबको क्लियर है, 38 डिवाइड बाई 2 9 आ जाएगा, 19, और 19 इंटू 3 57। सर एरिया 57 आ रहा होगा। अब अगर मैं इसमें अपनी जो अभी सीखा है उस चीज़ को लगाएं तो सही, एरिया बाउंडेड बाय 2x प्लस 4 विद x एक्सिस, समझ में आया बेटा कैसे बोलना, एरिया बाउंडेड बाय 2x प्लस 4 विद x एक्सिस, कहाँ से कहाँ, 6 से 9 के बीच में। तो देखिए 2x dx का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर हो जाएगा, 4 dx का आंसर 4x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी बेटा 6 से 9। जरा करके देखें बच्चे, 9 स्क्वायर 81, अपर लिमिट रखिए, 9 इंटू 4 36, माइनस 6 स्क्वायर 36, 6 इंटू 4 24। क्लियर, तो आपका 36 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 81 माइनस 24। ये वैल्यू सॉल्व करोगे बच्चे तो 57 आएगा। तो भाई एरिया आप चाहें तो पुराने फॉर्मूले से निकाल दीजिए या इंटीग्रेशन से निकाल दीजिए। तो इंटीग्रेशन की बात बच्चे सिंपल सी यहाँ पे आती है कि जब भी आप बात करोगे तो कंक्लूड अगर हम लोग करें तो जब आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल सा बच्चे क्या हुआ कि इट इज़ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना। आपने जो काम बच्चे वहाँ पे किया था वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर को लेट्स से एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया था, तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला था आपको, तो आपने बोला था एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को इंटीग्रेशन पे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सिंपल सा एक्स क्यूब। तो बेसिक आइडिया इंटीग्रेशन कैलकुलस का क्या है, मुझे एरिया निकालना है किसका, अंडर द कर्व। उस एरिया को निकालने के लिए मैं छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड करूँगा। वो जो छोटी छोटी पट्टियाँ हैं वो y dx की होंगी, उनकी छोटी सी पट्टी से मैं एरिया निकालूंगा और मैं लिमिट रखूँगा। जब लिमिट रखूँगा तो एक की लिमिट xi टू xf आएगी। ठीक बच्चे, कोई पूछे सर यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ v dt वेलोसिटी इनटू टाइम, तो लिमिट क्या होगी ti टू tf, है ना। ये लिमिट समझनी पड़ेगी। लिमिट कौन डिसाइड करता है,
जो डी के साथ आता है। जैसे कल को पूछे सर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर डी थीटा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रेडियस का थीटा के साथ, मान लेते हैं ऐसे लिखा, तो लिमिट क्या होगी थीटा आई टू थीटा एफ। कल को तुम पढ़ोगे प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, तो उसको लिखेंगे वी आई टू वी एफ। तो जो इंटीग्रेशन आएंगे बच्चे, जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, वो जो डी के साथ टर्म आता है उससे डिसाइड होती है। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल की बात की जाए तो बेटा मैंने आपको सिखाया डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो भाई सिंपल सा, जिसमें आपने पढ़ा, डिस्कशन लिए, है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूं तो भाई इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है, तो मैंने बच्चे आपको साफ साफ बता दिया। मेन इंटीग्रेशन में यूज़ आता है, सॉरी एरिया निकालने में। जो थोड़ी सी हायर फिजिक्स में चलते हैं बच्चे, वहाँ पे वॉल्यूम में भी बात आती है। जो चैप्टर हम आगे चल के वर्क डन का पढ़ेंगे, तो वर्क डन में निकालने में हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा जो फाइनली बच्चे आपने पढ़ा। एक आपका इंटीग्रेशन का सिंबल, एक फंक्शन जिसको हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं, क्लियर, जो टेक्निकली वाई एक्सेस होता है। और जब आप बच्चे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कर रहे थे, तो आप ध्यान से देखिए बच्चे, आपने पतली पतली स्लाइसेस काटी थी। ये स्लाइसेस तुमने एक्स एक्सिस पे काटी थी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स आ गया। कल को कोई बच्चा पूछे कि सर अच्छा बताइए स्लाइसेस ऐसे कट करो, तो ये टर्म क्या होगा, चलो बोलो बोलो। ये लिया गया वाई एक्सिस पे और ये इसकी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद एक्स एक्सिस को बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय जो कांस्टेंट गायब हुआ था वो आपको वापस लेके आना है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो आप बोलोगे स्लोप, और इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बोलोगे एरिया। ये 2 चीज़ें आपकी हैं जो बहुत मायने रखती हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चे मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया। सिंपल सा, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास है, और कभी कोई पूछे कि सर आपने एक्स टू पावर माइनस 1 डी एक्स का नहीं कराया, तो आप सिंपली बोल सकते हो एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स का आंसर क्या होगा। तो मुझे नहीं पता आंसर क्या है ना, पर सबको पता है बच्चे कि आंसर ऐसा कुछ होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे 1 बाय एक्स आना चाहिए। याद करिएगा फिजिक्स में जब आपने शुरू में पढ़ा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चे, 1 बाय एक्स होता था। ज़रूरत पड़ने पे कोई पूछे e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो फिर से बताइए क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी, क्योंकि e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पे e टू द पावर x आता था। cos x का बच्चे मैंने आपको बताया क्या होता है, sin x का क्या होता है बच्चे, माइनस cos x का क्या होता है sin x। डिफरेंशिएशन का बच्चे मैंने रूल्स आपको बताने की कोशिश करी है। सब्स्टिट्यूशन पे बच्चे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, जो कि आगे चल के काम में आता है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी आपको ऐसे बना के दे दे कि भाई ठीक है सर ये z क्यूब है प्लस 3z स्क्वायर है प्लस dz, तो भाई आप कर सकते हैं, है ना। आंसर क्या होगा भाई, z वेरिएबल है, z क्यूब dz 3z स्क्वायर dz। आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना है, z टू पावर 4 बाय 4, 3 कॉमन z स्क्वायर बाय 3 प्लस c। तो आपका आंसर सिंपल से z टू पावर 4 प्लस z क्यूब, सॉरी z टू पावर 4 बाय 4 प्लस z क्यूब प्लस c आ गए। और अब अगर बच्चे वो लिमिट रख देते, मान लेते z इक्वल टू 6 to 12 निकालना होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर c हटा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के करके सॉल्व कर देते। तो 2 तरह के इंटीग्रेशन हैं बच्चे, जिसमें आपके पास बात आती है, एक आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एक आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिक आइडिया इंटीग्रल कैलकुलस का यही है कि आप एरिया निकालें। डन, क्लियर। तो ये हमें आगे चल के कई जगह हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता, जस्ट रिवर्स है। आप डिफरेंशिएशन में क्या लेते थे बच्चे, तो वो स्लोप होता था, इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा तो एरिया होता है, ठीक है। आगे चल के जब आप हायर लेवल की बात पढ़ाई करते हैं तो आपको इससे वॉल्यूम निकालने का चांस से मिलता है ना। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है, ओके।
ये बात ध्यान रखिएगा, बस एक बच्चे जो आप गड़बड़ करते हैं, एक्स पर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स बाय एन प्लस वन होता है डिवाइड बाय एन प्लस वन, पर वो एन इक्वल टू -1 के लिए नहीं होता है। एडिटिव की प्रॉपर्टी बच्चे मैंने आपको सिखाई है ना। अब आपको सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट है, ज़रूरत पड़ने पे मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा समझ सकते हो, बस एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपको फिज़िक्स में कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको एसी में ज़रूरत पड़ती है साइन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, तो आप बच्चे पहले एक बार सोचो, इसको गायब कर दीजिए, पहले मुझे आंसर बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस, है ना। तो ये माइनस कॉस आ गया। अब आपने देखा ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स प्लस बी, तो उसको लिख दीजिए। और जो टर्म जो लीनियर टर्म है, साइन के अंदर टर्म कैसा है, लीनियर, टेक्निकली इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है, पर मैं आपको ऐसा बताना ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, लीनियर टर्म में जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, लीनियर टर्म है, x का कोफिशिएंट से 2 से डिवाइड कर दीजिए, सी लिख दीजिए। आप चेक करके देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या ये आंसर आ रहा है, हाँ सर। कैसे, 2 कॉमन आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, 2, तो 2 कैंसिल, और ये आंसर आपके पास आएगा। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे चल के सीखेंगे, पर अभी के लिए इतना हमारे लिए सफिशिएंट है।